सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाने पर बवाल छिड़ गया है। केंद्र सरकार ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले हैं। जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वो इसी साल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। जस्टिस नजीर अयोध्या में राम मंदिर मामले पर फैसला देने वाली 5 जजों की बेंच में शामिल थे। उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। इसके अलावा वो नोटबंदी, ट्रिपल तलाक, सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की आजादी और राइट टू प्राइवेसी जैसे मामलों में फैसला दे चुकी बेंच में भी शामिल थे। कांग्रेस जस्टिस नजीर की नियुक्ति पर सवाल उठा रही है। जस्टिस गोगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे। जस्टिस गोगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। दूसरे विपक्षी दल भी जस्टिस नजीर की नियुक्ति को गलत नजीर बता रहे हैं। जो फेवरेबल सरकारों के जो जजमेंट हैं उनको देने वालों को एक ऐसी नजीर पेश की जा रही है जो भारत की डेमोक्रेसी की जो फ्यूचर है उसमें एक गलत नजीर है। गोगोई साहब को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया, जिन्होंने अयोध्या के मसले पर निर्णय दिया था। अब बुरी बात यह लगती है कि वो न्याय था या फेवरिज्म था। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। ये सोच आएगी क्योंकि आप बदले में कुछ दे रहे हैं इन लोगों को, जिन्होंने आपके बारे में फेवर किया, उनको कुछ ना कुछ फेवर आप कर रहे हो। न्याय व्यवस्था पर लांछन नहीं है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, राज्यपाल की नियुक्ति पर एक बार फिर से पूरा गिरोह जोरों पर है। उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि अब वो भारत को अपनी निजी जागीर जैसे नहीं चला सकते। अब भारत को संविधान के प्रावधानों और लोगों की इच्छा के अनुसार चलाया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस शासन में हुई नियुक्तियां गिनाते हुए उस पर पलटवार कर दिया है। कहीं संविधान में लिखा है क्या कि कोई भी जज जो रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नर नहीं बन सकता है? और कांग्रेस ने स्वयं फातिमा बीबी को, और वो जब रिटायर की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, तो उनको तमिलनाडु का गवर्नर जो अपॉइंट किया गया था। और इतना ही नहीं तो जस्टिस पी सतशिवम, उनको भी नियुक्ति की गई थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे कांग्रेस के जमाने में जब रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया गया है। जस्टिस नजीर से पहले चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई को राज्यसभा का सांसद नामित करने पर भी ऐसे ही बवाल देखने को मिला था। गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने ही 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए और 4 महीने बाद ही राष्ट्रपति ने राज्यसभा सांसद के लिए उन्हें नामित किया। लेकिन सवाल ये है कि जब कांग्रेस के शासन में भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बनाया जा चुका है, तो अब आलोचना क्यों? विपक्ष जब किसी जज की नियुक्ति पर ऐसे सवाल उठाता है तो क्या पूरे कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा नहीं कर देता है? या परिपाटी जो भी रही हो, ऐसे महत्वपूर्ण पदों से रिटायर व्यक्ति को किसी भी पद पर नियुक्त करने से पहले क्या एक कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होना चाहिए, ताकि व्यक्ति और पद की गरिमा पर कोई सवाल ना उठाए? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है और विपक्ष इसकी लगातार आलोचना करी। मैंने कांग्रेस को भी इनवाइट किया था अपने शो में, लेकिन वो आए नहीं, हालांकि वो तीखी आलोचना कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या इसलिए विरोध किया जा रहा है कि जो फैसले उन्होंने दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए नजीर साहब ने, उसको संदर्भ में लेके, जैसे कि शिवसेना के नेता कह रहे हैं, या फिर इसलिए कि ये परंपरा गलत है, तुरंत रिटायर होने के बाद उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है, या इसमें कोई कानूनी बाधा है कि कानूनी तौर पर, मुझे शायद आर्टिकल 24 ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, जज जा सकते हैं कहीं भी किसी भी काम को कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि वो इमीडिएटली किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो तकनीकी पहलुओं और नैतिकता के मानदंड पर खड़े होते हैं। इससे पहले भी इतिहास रहा, आज़ादी के तुरंत बाद भी एक जज साहब को गवर्नर बनाया गया था उड़ीसा का, तो वो भी एक नज़ीर है। और वहाँ से लेकर के अब तक
हर सरकारों ने अपने अपने हिसाब से किया, जगह जगह पे बनते रहे। तो आज का विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े रहे हैं, जिसमें एक राम मंदिर का फैसला है, जिसमें ट्रिपल तलाक का फैसला है। इसलिए विरोध हो रहा है कि उसकी वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है, या फिर ये एक ऐसी परंपरा बन गई जिसका एक होलिस्टिक व्यू में लोग इसको मानते हैं कि नैतिकता के मानदंड पे ऐसे उपायों से बचना चाहिए। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है मैं उससे आपको परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा हमारे साथ हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से फखरुल हसन चांद हैं। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सीनियर हैं, तो तकनीकी पहलू भी समझेंगे और साथ ही काफ़ी कमेंट भी करते रहते हैं। और दो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी हैं हमारे पास, सत्य हिंदी के फाउंडर, और हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये भी पत्रकार हैं। हमने जैसे कहा कि कांग्रेस को हमने इनवाइट किया था लेकिन वो लोग आए नहीं हैं, तो उनका पक्ष शायद पता नहीं कोई रखेगा, लेकिन चर्चा जरूर होगी कि संदर्भ उन्हीं के लंबे शासन से यहाँ पे निकलता हुआ है। तो इन सिन्हा, जब ये विरोध किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि आपको इमीडिएटली अपॉइंट नहीं करना चाहिए राज्यपाल, क्या तर्क है आपका, क्यों किया आप लोगों ने? नमस्ते नीरज जी। देखिए नीरज जी, इस देश का जो ऑपोजिशन है पूरी तरह से पथभ्रष्ट, पथ विचलित हो चुका है और उसका एक ही काम रह गया है इस देश में नकारात्मकता फैलाना। मुझे तो लगता है कि घुमा फिरा कर ये केवल और केवल राम मंदिर का जो निर्णय, उसकी विश्वसनीयता पर ये लोग प्रश्न उठाना चाह रहे हैं। आज भी ये हजम नहीं हो पाया है इनको राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय आना। लेकिन दूसरी बात यह है कि कूलिंग पीरियड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो आपको जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है डिस्कस करना चाहिए। इस वक्त वो कूलिंग पीरियड नहीं है। इस वक्त संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो एक एक्स जज को किसी जगह का गवर्नर, किसी राज्य का गवर्नर नियुक्त होने पर से वंचित करता है। मैं एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, जैसा कि आप भी कह रहे थे, 1951-52 से जिन एक्स जजेस को की नियुक्ति हुई है, या तो उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया या फिर उनको जो है किसी राज्य का गवर्नर बनाया गया। 1952 में फजल अली को गवर्नर बनाया गया था, फजल अली जी को, उड़ीसा का। 1958 में एमसी चागला को एम्बेसडर बनाया गया यूएस यूके का, और उसके बाद 1963 से 66 के बीच वही व्यक्ति एजुकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बने भारत के। 1984 में बहरुल इस्लाम जो है उनको राज्यसभा में भेजा गया। 1997 में फतिमा बीवी का नाम आता है, जिन्हें टीएन तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया, और उसके बाद 1998 में रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा भेजा गया। तो ये एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कांग्रेस की हिपोक्रेसी आज ऐसी है कि उनको अपने जमाने की याद नहीं रहती है। उस समय आप याद करिए, दो ऐसे नाम मैं गिना सकता हूं गवर्नर का। उस समय तो गवर्नर विशेष तौर पर भेजे जाते थे इंदिरा गांधी जी के जमाने में, ताकि वो निर्वाचित सरकारों को हिला सके। 90 बार उन्होंने आर्टिकल 356 से खिलवाड़ किया, और ऐसे में विशेष भूमिका रही है रोमेश भंडारी या फिर सिप्ते हसन रजवी, एक जो झारखंड के गवर्नर थे। तो हमारे काल में ऐसा नहीं होता है। हम केवल और केवल टैलेंट के आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, और आज तक जस्टिस नजीर की पूरी करियर में उन पर कोई भी लांछन, कोई भी आंच नहीं लगा। अगर वो राम जन्मभूमि केस में थे तो वो ट्रिपल तलाक में भी थे, और अगर मेरी जानकारी सही है तो ट्रिपल तलाक में जो है डिसेंटिंग नोट उनका था, कई और जजमेंट्स के हिस्से थे। तो मेरे ख्याल से विपक्ष को जो है अपने रवैये को थोड़ा सकारात्मक करना चाहिए, और बिना वजह उन बातों को लेकर सरकार की निंदा नहीं करनी चाहिए जो अपने जमाने में वो खुद करते आए हैं। लेकिन तुहिन, एक सवाल तो बनता है, ठीक है पुरानी सरकारों ने भी ऐसा किया, लेकिन इसकी आड़ में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना कि एकदम सभी रिटायर हुए उनको कर लो, उनके फैसलों पर या उनके उस पर कोई सवाल नहीं है। जज साहब ने जो किया वो उनकी अलग लाइफ है, लेकिन इमीडिएटली करने से एक सवाल मन में आता जनमानस में, ये अचानक से क्यों कर दिया? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि इसके पीछे कोई एक जो कहते हैं ना मैलिफाइड इंटरेस्ट नहीं है। 14 लोगों की कल नियुक्तियां हुई, और उसमें केवल आपको जो है या विपक्ष को केवल एक नाम ऐसा लगा क्योंकि वो एक्स जज थे। ठीक है, ये इन प्रिंसिपल जो है कूलिंग ऑफ पीरियड की जो बात है वो मतलब अनेक पार्टियों से आई है। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी मांग की थी, तो लेकिन इसकी चर्चा जो है वो तो पार्लियामेंट में सभी पार्टियों को करनी चाहिए। पार्लियामेंट में इस केवल और केवल हंगामा करते हैं,
डिस्कशन में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो चूंकि इस वक्त ऐसा कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है, इस वक्त कोई ऐसा जो है हमारे ऊपर कोई ऐसी बाधा नहीं थी, और हमने केवल और केवल जो कंसर्न व्यक्ति हैं उनके टैलेंट और उनकी इंटेग्रिटी के आधार पर, जैसा कि आप खुद उनके जजमेंट्स को देखिए, वो अनेक जजमेंट्स के हिस्से रह चुके हैं। ये तो कांग्रेस का है कि राम जन्मभूमि को उजागर करना चाहती है, क्योंकि उनका मेन प्रॉब्लम जो है आज तक वो हजम नहीं कर पाई है कि राम जन्मभूमि का जजमेंट राम मंदिर के पक्ष में आया है। सच्चाई ये है। जी, फखरुल हसन चांद, जज साहब को, नज़ीर साहब को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक बहुत सारे कई महत्वपूर्ण फैसलों से, हालांकि उन्होंने सैकड़ों फैसले दिए होंगे अपने जज रहते हुए, लेकिन ये 2-3 फैसले हैं, इसके नज़र में एक तो सज्जन खुल के बोल ही रहे थे कि ये वाला फैसला था, इस वजह से मुझे लगता है कि क्विट प्रोको है, कि प्री रिटायरमेंट के डिसीजंस की वजह से हुआ। आप लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं इनको, बाकी लोग भी तो जो बने हुए हैं गवर्नर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उनमें टैलेंट था इसलिए उनको गवर्नर बनाया गया। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो दूसरे जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, उनको भी आप गवर्नर बना दीजिए। उनमें भी तो टैलेंट है, या वो आप, या उनमें टैलेंट नहीं है, उनके फैसले गलत हो रहे हैं, तो इस परंपरा को बदल दीजिए ना कि रिटायर्ड जज ही गवर्नर बनेंगे, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं बनेगा या दूसरी फील्ड से नहीं बनेगा। आखिर ऐसा क्या टैलेंट इनमें था कि दूसरे जजों में नहीं है, जो रिटायर हो रहे हैं उनको आप नहीं बना रहे? खैर, ये दूसरा विषय है, मैं दूसरी बात करता हूं। 1958 में 14वीं जो रिपोर्ट है विधि आयोग की, उसमें कहा गया कि जो रिटायर्ड जज हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनको सरकारी पद नहीं लेना चाहिए। इस तरीके की रिपोर्ट विधि आयोग ने सबमिट की थी, जो कभी लागू नहीं हुई। इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, जिनका अपना इतिहास कांग्रेस का रहा है, और आज भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की गलतियों पे या कांग्रेस ने जो काम गलत किए, उन गलत कामों को के पीछे छुप के अपने जो काम है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के मित्र से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके ही तो नेता हैं अरुण जेटली जी, जिन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर इस बात का विरोध किया था। तो तब वो अरुण जेटली जी राजनीति कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, या आज आप राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है वो लोकतंत्र का है। अगर इस तरीके के फैसले होंगे कि कोई जज रिटायर होगा और उसके बाद वो सरकारी पदों पर चला जाएगा, तो आने वाले जो समय है, आने वाले जो जज हैं, जो दूसरे, उनको क्यों ना पद मिले, फिर क्यों ना वो सरकार के करीब रहेंगे? तो देखिए, लोकतंत्र के लिए और न्याय व्यवस्था के लिए ये जो परंपरा है, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, परंपरा को बंद होना चाहिए। फखरुल, ये बात आप जब कह रहे हैं तो आप परोक्ष रूप से उनके फैसले को क्वेश्चन कर रहे हैं। सरकार के करीब रहने का क्या मतलब? नहीं, देखिए, आप नहीं, सरकार के करीब रहने का क्या मतलब है? मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को इस परंपरा को बदल देना चाहिए। जो रिटायर्ड जज हैं उनको ही गवर्नर बनाना चाहिए, फिर सबको बना दीजिए ना। किसी एक को बनाने का क्या मतलब है कि उनके में टैलेंट है और दूसरों में टैलेंट नहीं है? जब सबको बनाया जाएगा तो आप ये सवाल करेंगे कि सारे जजेस ही खाली काबिल है क्या? उनको क्यों बनाया जा रहा है? किसी नहीं, मैं क्यों करूंगा? मैं तो कहता हूं कानून नहीं, कानून नहीं बन सकता। नहीं, कानून बना दीजिए ना कि रिटायर्ड जज ही गवर्नर बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, बना दीजिए, हम समर्थन करते हैं। आपके इस सेंटेंस में जो ही लगा दिया आपने, केवल रिटायर्ड जज ही बनेंगे, इस पर दिक्कत है। बात समझिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसको सुन के तो मुझे दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के उस शब्द से कि उनमें टैलेंट है। मैं तो जानना चाहता हूं क्या इसमें तो भारतीय जनता पार्टी नाभिक है। मैं कह रहा हूं रिटायर्ड में जज कैसे हैं फिर वो? भाई टैलेंटेड तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। बीजेपी नाभिक है। नहीं, तो मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि अरे भाई नहीं, टैलेंटेड व्यक्ति मैं भी मान रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो दूसरे रिटायर हो रहे हैं जज, वो भी तो टैलेंट है। क्या उनमें टैलेंट नहीं है क्या? तो बनते ही रहते हैं ना, किसी न किसी जगह पे कोई एनसीएलटी जाता है, कोई राज्यसभा जाता है, कहीं ना कहीं जाते ही हैं लोग, किसी न किसी ट्रिब्यूनल के। रंगनाथ मिश्रा भी बने थे। आप भी जान रहे हैं, मेरे मुंह से मैं कुछ बोलूं अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तो समझता हूं, आपको ही बोलना, मुझे तो पूछना है, बोलना तो आप ही को, हमको थोड़ी बोलना है।
बोलिए। नहीं नहीं, बहुत सी बाध्यता हमारे भी, हम प्रवक्ताओं के भी सामने हैं। हम तो इतनी ही बात कहना चाहेंगे कि जो रिटायर्ड जज हो रहे हैं, मैं तो उन सबसे भी अपील करूंगा कि कम से कम वो राजनीति का हिस्सा ना बने, रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद ना ले। ये हम समाजवादियों की भी अपील है उन जजों से जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि जब वो किसी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जब भी वो किसी सरकारी पद को लेते हैं तो एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ी संख्या है जो उनको शक की निगाह से देखती है। वो न्यायाधीश रहे, उन्होंने बहुत से फैसले किए अच्छा, इससे तो पहले भी मैं शक की निगाह से देखती थी कि अभी से देखना कोई शुरू उंगली किया? उठे या उन फैसलों पर कोई उंगली उठे? फखरुल हसन चांद, अभी से शक की निगाह से देखना शुरू किया कि पहले भी देखते थे वो? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, आप क्या कह रहे हैं? इससे पहले भी बहुत सारे जज बनते रहे हैं किसी न किसी ट्रिब्यूनल के, किसी न किसी जगहों पे, तो पहले भी आपको ये जनता का, आपके नजर में जनता को शक होता था, ये अभी इस 2014 के बाद से शक होना शुरू हुआ है? नहीं, मैं तो कहूंगा कांग्रेस के जमाने में भी जब सिख दंगे हुए उसके बाद एक जज थे, उनकी नियुक्ति हुई। हम तो सवाल तो आज उस पे भी उठते हैं, ऐसा थोड़ी कि सवाल कांग्रेस के समय पे जो लोग बने उनके उस पे सवाल नहीं उठ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के समय पे ही सवाल उठ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि क्यों सवाल उठे, उन न्यायाधीशों पे या न्यायपालिका पे सवाल क्यों हम उठाए, और क्यों उनके फैसलों पे हम सवाल उठा पाए या जनता उन फैसलों को शक की निगाह से देखे। इससे अच्छा रास्ता यह है कि जो 1958 की जो विधि आयोग की सिफारिश है, उस सिफारिश को सरकार मान ले और न्यायपालिका से रिटायर हुए जो भी जज हैं उनको किसी भी सरकारी पद पे ना नियुक्त किया जाए। तो इन जवाब दीजिए। देखिए, इनके जो 5 मिनट की मेरे समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं, इनकी पूरी दलील यही प्रमाणित कर रही है कि आज जो एक बेदाग जिसका करियर था रिटायर्ड जज का, उसको ये किस प्रकार से उस पर संशय पैदा कर रहे हैं केवल एक जजमेंट के कारण। अगर ये राम मंदिर का जजमेंट में, अरे साहब, उन्होंने नोटबंदी का भी फैसला सुनाया था, जानते भाजपा के मित्र हमारे नोटबंदी का भी फैसला हो चुकी है। अभी ये कह रहे हैं, देखिए कितनी इग्नोरेंस है इनकी बात में। अभी ये कह रहे हैं कि सारे रिटायर्ड जज को, अरे 29 स्टेट है हमारे पास, सारे रिटायर्ड जज को कैसे बना सकते हैं आप? जिस प्रकार आपको एक दायित्व सौंपा गया है, क्या कोई भी बीएसपी का कोई भी सदस्य हो, कोई भी कार्यकर्ता, उसको वो दायित्व सौंपकर वही समाजवादी का पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता को भेजा जा सकता है? नहीं भेजा जा सकता ना। तो हर व्यक्ति की एक पात्रता होती है, एक एलिजिबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है, और अगर सरकार को लगता है कि उनकी योग्यता बेस्ड ऑन हिज लीगल करियर, बेस्ड ऑन हिज द एंटायर करियर, अगर लगता है कि वो सक्षम है, तो अगर आपको केवल संशय पैदा करने का काम मत करिए। अगर उनसे कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है आने वाले दिनों में, तो बेशक आप सवाल उठाइए, लेकिन इस प्रकार हर निर्णय पर संशय पैदा करने के कारण आप केवल और केवल इंस्टीट्यूशंस को वीक कर रहे हैं, और ये नकारात्मकता जनता पसंद नहीं करती और इसलिए आपको नकारती है। तो इनका, लेकिन एक सवाल फिर जो मैं दूसरी सवाल को दोहरा, नहीं, लोकतंत्र में चुनाव जीत जाना बहुत बड़ी सफलता नहीं होती है। आपको, अगर आपको 45% से ज्यादा वोट मिला है तो आपको 65% से भी ज्यादा वोट जनता ने नकारा भी है। आप क्यों बोलते हैं? लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र में जनता ने हमें जहां बैठाया है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है आपसे। जो अरुण जेटली जी ने 2012-13 में कही थी, वो बात आप याद दिला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उसके बाद पिछले 10 सालों में कितनी बार समाजवादी पार्टी ने इस विषय को पार्लियामेंट में उठाया है? क्या कोई समाजवादी पार्टी का एक भी एमपी, एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है? आपने क्यों उस विषय को भूल गए? आप सत्ता में आने के बाद उसको क्यों भूल गए? आप सत्ता में आने के बाद उस विषय को क्यों भूल गए? अरुण जेटली ने जो राज्यसभा में जो बात कही थी, सत्ता में आने के बाद आप क्यों भूल गए? आप जब विपक्ष में रहते हैं तो आप सवाल उठाते हैं, जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो आप कहते हैं अभी सवाल को मत उठाइए। हमने विपक्ष में होकर वो सवाल पूछा था तो सही था। आज अगर हम विपक्ष में हम वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो गलत था। अरुण जेटली ने वो सवाल पूछा तो वो सही था, लेकिन आज अगर फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो गलत है। ये अपना चश्मा बदलिए, मेरा यही कहना कह रहा हूं कि आप लोग पार्लियामेंट में हंगामा, केवल हंगामा करने के बजाय इस तरह के सार्थक विषय। अरे साहब, आप बताइए कि अरुण जेटली का वो बयान सही था या गलत था? लेकिन इस कल जब विपक्ष में आप थे, आपका वो सवाल सही था या गलत था? अगर वो सवाल कल और फखरुल, रुक जाइए, अभी दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं। वकील साहब से पूछ लेते हैं एक बार। दुबे जी, क्या ये, एक तो कानूनी तौर पे बहुत ब्रीफली बता दीजिए कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? दूसरी चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या ये ऐसा सेंस मिलता है कि, जैसे ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ बहुत रिस्पेक्ट के साथ,
कि उनका नाम लेके कहा जा रहा है कि वो इन फैसलों से जुड़े हुए थे, इसलिए सरकार उनको उपकृत कर रही है। क्या ऐसा होता है क्या? देखिए, जो आरोप लगाया जा रहा है ये वाजपेयी साहब बड़े आदर और सम्मान के साथ भारत के संविधान में कहां पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजेस हैं वो किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतनी है कि वो एक सिटीजन इंडिया के होने चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और आइदर ऑफ द हाउस, चाहे पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, उसके मेंबर नहीं होने चाहिए और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए पोस्ट। नंबर दूसरा, जस्टिस नजीर के 6 साल के करियर में बहुत मल्टीपल इनक्रेडिबिलिटी इंपैक्टफुल जजमेंट साइन, एक नहीं, राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट, 9 जजेस की जो जजमेंट थी वो उसके पार्ट थे। ट्रिपल तलाक का हवाला अभी आपने दिया। दूसरा, स्टेट्स की पावर्स जो आइडेंटिफाई करने की है बैकवर्ड क्लासेस फॉर रिजर्वेशन की, उसको अपहोल्ड करने में। शेड्यूल कास्ट स्टेटस ट्रेवल नहीं करेगा क्रॉस स्टेट लाइंस, उस मैटर में। स्टैंडर्ड्स ऑफ एविडेंस ब्राइबरी केसेस में क्या होने चाहिए, जब कोई नया एक्यूज समन किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट। अपहोल्डिंग द वैलिडिटी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन स्कीम, जो 4 से प्रश्न उठ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं 4 से, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस BR गवई ने उस जजमेंट को ऑथर किया, जो अभी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हैं, और जिसमें एग्रीड बाय ऑनरेबल जस्टिस नजीर, ऑनरेबल जस्टिस AS बोपन्ना, ऑनरेबल जस्टिस B सुब्रमण्यम और डिसेंटिंग ऑनरेबल जस्टिस BV नागरत्ना, माने चारों के चारों लोगों के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। दूसरा, अयोध्या जजमेंट को देखते हैं। अयोध्या जजमेंट सिर्फ हिस्टोरिकल ग्राउंड पर ही नहीं, लैंड डिस्प्यूट के एवज में भी, एविडेंसेस के एवज में भी, ASI के रिपोर्ट्स के बेसिस पर भी, और माइथोलॉजिकल जो वो था उसके बेसिस पर 5-0 से यूनानिमस जजमेंट आई, और जिसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कंट्री ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ उस जजमेंट के पार्ट थे। नंबर तीसरा, NCDRC, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, लोकायुक्त, PMLA ट्राइब्यूनल, NGT, NCLAT, माइनॉरिटी कमीशन, NHRC और तमाम और जो कमीशंस और ट्राइब्यूनल्स हैं वो आइदर टू बी हेडेड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। वहां कहां एम्बार्गो है? चौथा, व्हाई एवरीथिंग शुड बी सीन फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेस, सब कुछ राजनीति के चश्मे से क्यों देखना चाहिए? पांचवा, एक हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और वहां के चीफ मिनिस्टर, जिनकी एड एंड एडवाइस से उनको काम करना है, जिनको अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में और जिनको अपने स्टेट में लॉ पास करना है, वो इस डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं। उसको लेने के बजाय ये तमाम ह्यू एंड क्राई सेलेक्टिवली जब उठता है तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि एक जो भारत के या तो संविधान लॉ लेकर आ जाइए, और अगर लॉ लेकर के नहीं आते हैं तो इस तरह के ह्यू क्राई मत मचाइए। पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक आज के पहले भी हम बात करते हैं, जस्टिस बहरुल इस्लाम के बारे में तुहीन ने अभी बताया। जस्टिस बहरुल इस्लाम जस्टिस पॉलिटिशियन मैं कहूंगा, क्यों? कांग्रेस पार्टी से थे, 2 बार राज्यसभा, रिजाइन करके गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बने, चीफ जस्टिस बने, फिर रिजाइन किया, फिर राज्यसभा में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने, फिर जजमेंट दिया, फिर जजमेंट देने के बाद फिर गए, फिर राज्यसभा में आए। उसके अलावा MC चागला इंग्लैंड से आए, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे, 2 नेशन थ्योरी आई, फिर वो चीफ जस्टिस बने बॉम्बे हाई कोर्ट के 1958 तक, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बने टिल 1967। जस्टिस हिदायतुल्लाह वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक। जस्टिस हिदायतुल्लाह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। 1969 में जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन सडनली उनकी डेथ हुई तो वाइस प्रेसिडेंट VV गिली टेक ओवर करते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट, और 1978 में जस्टिस हिदायतुल्लाह वाज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड एंड सर्व 31 अगस्त 1979, 30 अगस्त 1984। और जस्टिस फातिमा बीवी, उसके अलावा जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी रिटायर्ड जज थे MS गिल, जो CEC के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने। क्यों हर चीज को पॉलिटिकल प्रिज्म से देखना? नहीं, अश्विनी, जो लोग देख रहे हैं वही आज सवाल उठ रहे हैं और वो इस डिबेट में भी नहीं आए, क्योंकि जो आपने इतनी बड़ी लिस्ट गिनाई है उनका तो मैं एक्चुअली नाम ही नहीं लेना चाहता, जो बार बार राज्यसभा और मंत्री कर रहे थे, फिर जज भी बन रहे थे, वो पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो ये तो बहुत ही गजब यहाँ पे एक सिस्टम बना। लेकिन मैं इससे इतर एक बात कहना चाह रहा हूँ,
जब भी कुछ मामला होता है आशुतोष जी, तो ये कहा जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज की निगरानी में जांच। आप उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी टैलेंट पे कोई शक नहीं करता देश में, हर आदमी उनको मानता है कि बहुत योग्य लोग हैं जो वहां पे हैं। तो अगर वो बन रहे हैं तो उनको क्यों ये उस पर सवाल किया जाए कि वो एकदम पॉलिटिकल क्विड प्रोको के तहत बन रहे हैं? अरे भाई, एक अगर टैलेंट है तो उसको क्यों ना यूज किया जाए? आशुतोष जी। नीरज जी, आज मैं एक आपके सामने एक कन्फेशन करना चाहता हूं। कन्फेशन ये करना चाहता हूं कि जज और पत्रकार दोनों को सरकार से किसी तरीके की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। जब मैंने IBN 7 छोड़ा और उसके बाद जब मैं आम आदमी पार्टी में गया, और तो मैं तमाम सफाई देने के बावजूद भी किसी ने ये नहीं माना कि मैंने पत्रकार रहते हुए आम आदमी पार्टी को उपकृत ना किया हो। और मैं ये जानता हूं कि पूरी जिंदगी ये मेरे साथ लगा रहेगा। इवन मरते दम तक भी अगर मैं सफाई दूंगा तो कोई मेरी सफाई को मानेगा नहीं। तो ये पत्रकार और जज, इन दोनों के ऊपर ये लागू होता है। मेरा मानना यह है स्पष्ट तौर पे कि यहां नजीर साहब की नियुक्ति पर मुझे लगता है कि इसकी तारीफ होनी चाहिए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण जो है ये विवाद का विषय बन गया है। तारीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वो एंटी मुस्लिम है, उन्होंने एक रिटायर्ड, और मैं जानबूझ के मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अगर वो गवर्नर के पद पर नियुक्त करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन यहां प्रश्न दूसरा है। प्रश्न योग्यता का है ही नहीं, प्रश्न प्रोप्राइटरी का है। और प्रोप्राइटरी का सवाल है, इसलिए मैंने कहा कि जिन सवालों से मैं पूरी जिंदगी में उबर नहीं पाऊंगा, उसी तरीके से जस्टिस नजीर भी पूरी जिंदगी इस सवाल का सामना करते रहेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे, और कोई इस बात को नहीं मानेगा। ये मानते हुए भी कि बहुत काबिल जज है, बहुत ही समझदार जज है, बहुत ही कभी किसी विवाद में नहीं रहे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो जज और पत्रकार दोनों के साथ होता है कि जब भी कोई पत्रकार ईमानदारी के साथ काम करता है, अगर मान लीजिए उसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया जाता है, तो पहला सवाल यही होता है कि जरूर इसने उस सरकार के पक्ष में कुछ चीजें कही होंगी और इसीलिए उनको उपकृत किया गया। किसी को पद्मश्री मिल जाती है, पद्मभूषण मिल जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर सरकार की तीखी आलोचना कर रहे होते तो शायद इनको ये नहीं मिलता होता। तो इसलिए ये दो प्रोफेशन है जहां पर इस बात का ख्याल, जो जिनको मिल रहा है उनको भी रखना चाहिए, जो दे रहा है उसको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनको एक बात समझनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करता है। एक वो डेड लेटर नहीं है। अगर 1950 में, 1960 में, 1970 में अगर कांग्रेस पार्टी ने ये गलतियां की, और कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने ऐसा नहीं, कांग्रेस इस अपराध से मुक्त नहीं हो सकती है, तो मुक्त की, तो उसके वो तर्क देकर हम आज अपने अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इसीलिए अरुण जेटली का जो बयान है वो बहुत ही प्रॉफिटिक स्टेटमेंट है। लेकिन अरुण जेटली जी जब देश के वित्त मंत्री थे और रक्षा मंत्री थे, तो सितंबर 4 तारीख को पी सदाशिवम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो रिटायर किए थे अप्रैल के महीने में, उनको ही केरल का गवर्नर बनाया था। उस वक्त भी कंट्रोवर्सी हुई थी और तब वो कैबिनेट का हिस्सा थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे लगता है कि जुडिशरी के साथ ये एक बहुत स्पष्ट तौर पर हो जाना चाहिए कि कूलिंग पीरियड वगैरह छोड़िए। अगर आप जज हैं तो रिटायरमेंट के बाद आप किसी तरीके की कोई भी सरकारी पद पर नहीं जाएंगे। अगर ये हो जाएगा तो फिर किसी जज की रिटायरमेंट के बाद वो बहुत ही ईमानदार आदमी हो, बहुत ही ये तो फिर बहुत सारे सवाल नहीं खड़े। आशुतोष जी, बहुत सारे IAS वाईएएस सब बहुत सारे ऐसी पद हैं जहां पे ये हो सकता है, सबको फिर बाहर रखना चाहिए। टैलेंट क्रंच हो जाएगा सर। IAS के साथ क्या है, IAS के साथ है जिस पार्ट वो उनकी निष्पक्षता इस पर तय होती है कि वो सरकार के नौकरशाह है। जो भी पार्टी होती है उसकी आज्ञा को मानना, उसको इंप्लीमेंट कराना उनकी मजबूरी होती है। उनको निष्पक्ष होकर, जैसे जो जज के साथ होता है, क्योंकि जज में सरकार पार्टी होती है, प्राइवेट लोग पार्टी होते हैं। अगर अभी जैसे अयोध्या का मसला खड़ा हो गया, एक मिनट आशुतोष जी सुनिए ना, IAS का काम पार्टी का एजेंडा सेट करना नहीं होता है, उसका काम होता है कानून के दायरे में सरकार की नीतियों को लागू करना। ठीक है, यहां तक बात सही है। तो उसमें भी तो वो ये हो सकता है ना। तो अगर मैं सबको इस तरीके से एक्सक्लूड कर दूंगा तो खैर वो एक डिफरेंट सिचुएशन
बनती थी। मैं ये कह रहा हूँ, आशु जी सुनिए, सवाल सुनिए, अगर मैं गलत हूँ तो सही करिएगा, मैंने कहीं पढ़ा, नजीर साहब तो उस फैसले के उन्होंने डिसेंट किया था जो 3 तलाक वाला मामला था। अश्विनी सही कर रहा हूं मैं, उन्होंने डिसेंट किया था। बिल्कुल सही। उसके बावजूद ये सरकार उनको बना रही है, तो ये आरोप तो लग ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ लिया दिया होगा या फैसले में किया होगा। नीरज जी, मैंने जो कहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है, नैतिकता का ज्यादा है। सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। जब आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो कभी भी यह प्रश्न नहीं लगे कि न्याय न केवल हो बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। अब आज इस अपॉइंटमेंट के बाद हर आदमी कहेगा अरे नजीर साहब ने तो सरकार को फिक्र किया, तभी तो सरकार ने उनको ये किया, जबकि मैं व्यक्तिगत तौर मेरा मानना है कि नजीर साहब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा और मैं इस बारे में फर्म हूं। सर, आप आशुतोष जी ने व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपकी बात कोई सुनता नहीं। आप कृषि कानून को भी व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, बहुत अच्छे हैं, फिर भी देखिए आपकी बात कोई मानता नहीं था। मैं मानता हूँ, मैंने तो कहा था कृषि कानून अच्छा है, मैंने तो बोला था। मैं मानता हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप दिल से जानते हैं क्या सच है। आशुतोष कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी ने जो बात कही है, जो सारे हमारे दोस्त लोग कह रहे हैं, अश्विनी जी कह रहे हैं या तुहिन, या इसमें एक सवाल जो बार बार घूम के आता है, जिसके बाद होती है कि ये एक परसेप्शन का भी खेल है ना, कि भाई 3 दिन पहले रिटायर हुए और उसके बाद आप बन गए। बिल्कुल सही बात हो सकती है, मैं तो खुद मानता हूँ कि बहुत टैलेंटेड लोग ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, ऐसा कोई बन नहीं सकता। फिर भी मन में एक शंका पैदा हो सकती, तो क्या पब्लिक परसेप्शन बेटर बना रहे, इसके लिए क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए या इससे दूर रखा जाना चाहिए, या फिर ये धारणा ही गलत है? नए तरीके से सोचो ना आप, हर आदमी को अगर आप ऐसे उंगली उठाते रहो, सरकार खाली परसेप्शन बनाते रहे, काम बंद हो जाए, खाली परसेप्शन बने। फिर नीरज जी, आज इस विषय पर जब आपने हमको बोलने के लिए अवसर दिया ना, तब तक सब कुछ बोला जा चुका है। कोई नया बोलिए आप। और आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन सच यही कि अब सब बोला जा चुका है। लेकिन सब कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। आशुतोष जी ने कहा निजी तौर पर ये है, लेकिन ये होना चाहिए, वो ठीक भी है, लेकिन ये मतलब सब ये मान रहे हैं। अब लेकिन एस अब्दुल नजीर की जो नियुक्ति है, उसको मैं दूसरी ही तरह से देखता हूं। और उसको मैं दूसरी तरह से क्यों देखता हूं वो बता रहा हूं। क्योंकि देखिए, हम लोग जो ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीतिक वजहों से बात कर रहे हैं। जनता न तो ये सब चर्चा कर रही है, न किसी घर में राज्यपाल की नियुक्ति पर ये सब चर्चा हो रही होगी, न राम मंदिर के फैसले में किसी तरह की कोई गड़बड़ किसी ने की है। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब पे भी हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सवाल खड़ा करने वालों के मन की चीजें होती रहेंगी तब तक वो सवाल खड़ा नहीं करेंगे। अब्दुल नजीर पे भी वो नहीं करते थे। रंजन गोगोई जी तो उनके ब्लू व्हाइट जज थे। मतलब रंजन गोगोई के लिए ये पूरा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक जो वर्ग है जो मोदी विरोध पर चलता है सामान्य अवस्था में, वो रंजन गोगोई जी को कहता था क्या श्रेष्ठ जज है। एक समय में दीपक मिश्रा जी को बहुत कहते थे, वो रिटायर हो गए बेचारे, की बिना किए बताते थे कि देखिए ये टाइमलाइन है, इस समय दीपक मिश्रा फैसला सुना देंगे, इसके बाद उसको भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाएगा। राजनीति की वजह से हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये अब्दुल नजीर साहब को तय करना था कि वो चाहते तो मना कर देते और कहते कि मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, नैतिकता के हर मापदंड पर मेरी इतिहास में एक ऐसी स्थिति दर्ज होगी कि लोग कहेंगे कि नजीर साहब थे, उन्होंने राज्यपाल का पद नहीं लिया। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं। वो देश के अच्छे जज के तौर पर, अब हो सकता है राज्यपाल के तौर पर उनके अंदर इच्छा हो, वो है कि पुत्रेष्टि, मतलब धन संपदा, पुत्र, और सबसे ज्यादा होता है कि जो ऐश्वर्य का लोभ है, उससे बड़ा कोई लोभ नहीं है। अब लेकिन हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, वही प्रणव पंड्या जैसे भी उदाहरण है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा की कुर्सी उन्हें दी, उन्होंने नहीं लिया। वो आज भी संत है, राज्यसभा बन जाते तब भी वैसे ही रहते। मूल बात क्या है? मूल बात है कि राजनीतिक चर्चा है और नरेंद्र मोदी राजनीतिक नियुक्ति कर रहे हैं। वो राजनीतिक नियुक्ति जिसने खाल ओढ़े लोगों को, जो कहते थे कि बड़ा अच्छा निर्णय हो गया, रोज बताते थे कि अरे, जैसे ही कोई डिबेट में भाजपा प्रवक्ता बोलता था कि देखिए मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया, कहते थे कैसी बात कर रहे हो यार, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसमें भाजपा का क्या है। और आज कह रहे हैं कि भाजपा ने वो निर्णय करवा दिया था, इसीलिए ये जज राज्यपाल बन गए। तो अब आपको मैं जिस नजरिए से दिखा रहा हूं उसको देखिए। बिल्कुल, ये राज्यपाल बनाया ही नरेंद्र मोदी ने इसीलिए है कि 2024 के चुनाव के पहले तक
जो खाल ओढ़े लोग थे, और खाल ओढ़े निगेटिव भी हो सकता है, वो चाहे तो अपने लिए पॉजिटिव ले ले, जो राम मंदिर का विरोध करते रहे, जो कहते रहे कि न्यायालय से निर्णय आएगा सर माथे बिठाएंगे, और जब सर माथे बिठाने की बारी आई तो कहने लगे कह रहे ये तो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, सरकार ने दबाव डाल दिया। तो जितने न्यायाधीश हैं, जब तक वो इनके पक्ष में रहेंगे तब तक तो ये कहेंगे कि जज साहब लोग ठीक है। जैसे ही वो इस सरकार की किसी नियुक्ति या किसी तरह से होंगे तो वो इनके खिलाफ हो जाएंगे। 3 तलाक में वो फैसला दें तो बड़ा अच्छा है, राम मंदिर पर फैसला दें तो सबको क्यों इतना बुरा लग रहा है? और ये जो सबको बुरा लग रहा है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूरा देश जाने कि किसको किसको बुरा लग रहा है। और बाकी आप लोगों ने इतने नाम गिना दिए हैं कि मैं बहरुल इस्लाम से लेकर रंगनाथ मिश्रा से लेकर पता नहीं किसका किसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। बहुत लंबी नहीं, स्क्रीन पे चल रहा है ये पॉलिटिकल। अच्छा, स्क्रीन पे भी चल रहा है, देखिए वो मैंने देखा नहीं, स्क्रीन पे भी चल रहा है, लेकिन सारे ग्राफिक चल रहे हैं। लेकिन जो मूल बात है कि उस समय का संदेश देने का शायद कुछ और था, आज नरेंद्र मोदी का स्पष्ट है। 24 के पहले देश में चर्चा होनी चाहिए कि राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाला जज इस देश में राज्यपाल नहीं बन सकता, भले वो मुसलमान हो, उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। अश्विनी दुबे जी, एक और से जब मुझे ध्यान है एक बार जजेस लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, है ना, उनमें से एक जज साहब राज्यसभा में भी हैं, तो उस समय से शायद ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात शुरू हो गई थी। ऐसा दिखता आपको भी क्या? नहीं, मैं तो देखिए आदरणीय वाजपेयी साहब, एक बात कहूंगा कि जो जजेस की कॉन्फ्रेंस हुई वो किस बात पर हुई। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उन मैटर्स का जो मास्टर ऑफ रोस्टर है, जो पहली बार नया शब्द इवॉल्व हुआ, वो बड़े सेलेक्टिवली मैटर्स को देते हैं और मेन मैटर्स अपने पास रखते हैं। क्या ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा को पोस्ट रिटायरमेंट कोई जॉब मिली? और राम मंदिर में जो वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट रेफर हुई 5 जजेस बेंच की, इस्माइल फारूकी की केस जजमेंट, जस्टिस इस्माइल जज, उन्होंने कहा कि नमाज ऑफर करने के लिए यू डोंट नीड अ प्लेस, बट वर्शिप के लिए यू नीड अ प्लेस। तो मैं केस का रेफरेंस बताना चाहूंगा, वो बड़ा उसमें रेफर हुआ। अब दूसरा सबसे बड़ा हम इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं, बड़े विद्वान पैनलिस्ट आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं उन सबके सामने, जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट 2000 में जो सजेस्ट किया कि गवर्नर स्टेट का अपॉइंट होना चाहिए प्रेसिडेंट के आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर के साथ काम करना है। चीफ मिनिस्टर वहां के मैंडेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या वहां के चीफ मिनिस्टर ने किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन की? प्रश्न 1। प्रश्न 2, सरकारिया कमीशन आया। सरकारिया कमीशन ने 1983 में कहा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हैं वो देखते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसल्ट होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ सिलेक्शन ऑफ गवर्नर्स में। कब? 1983 में। उसके बाद और कौन कौन सी गवर्नमेंट्स रही और कौन कौन से लोग रहे? फिर मैं कहना चाहूंगा कि तुहिन बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन का विद्यार्थी होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट का एक वकील होने के नाते और कानून का एक विद्यार्थी होने के नाते बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि जुडिशरी एक ऐसा सेटअप है इस देश में जो इम्पार्शियल है, इंडिपेंडेंट है, फैक्ट्स के बेसिस पर काम करता है, और राम मंदिर की जजमेंट को, यूनानिमसली जजमेंट को किसी भी पॉलिटिकल चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। और रही बात, अब आप करते हैं आरबीआई के, हम नोटिफिकेशन की बात कर ले बड़े बड़े ब्लंट होकर, अगर मैं कहता हूं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट कह देती कि गवर्नमेंट का डीमोनेटाइजेशन का ऑर्डर जो था आरबीआई के एक्ट के कॉन्ट्ररी था, तो आज की तारीख में क्या होता? एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है क्योंकि वो 6 वर्षों के बाद 2016 के बाद अब तक सेटल हो गया, इसलिए ये सब बातें। अब उसके अलावा जस्टिस मदन मोहन पुंची कमेटी 2007 में आई, जिसने फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात की और प्रपोज किया अपनी कमेटी रिपोर्ट में कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और कंसर्न चीफ मिनिस्टर गवर्नर। क्या उस बात पर कोई जिक्र हुआ? तमाम सरकारें आई, सियासतें पलटी, सियासतें गई। फिर पुंची कमेटी ने यह भी कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट ऑफ द गवर्नर टू सैंक्शन द प्रोसिक्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्या उस पर कोई काम हुआ? इसलिए या तो बिल लेकर आइए,
कानून बनाइए, हमारे जैसे मेहनत करने वाले दिन रात जो मजदूर जैसे लॉयर्स है जो करते हैं उनको भी कुछ मौका मिलेगा कमीशंस में। कहीं कानून लेकर नहीं आते, एक फैसला होता है, एक व्यक्ति अपने बहुत कितने हम्बल बैकग्राउंड से, फिर 30 सेकेंड ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने जिस दिन रिटायरमेंट थी ऑनरेबल जस्टिस नजीर की कहा कि ऐसी जगह से उठकर आए अपने पिता के खेत में खेती करते थे, मजदूरी करते थे, वहां से somebody rose to the सुप्रीम कोर्ट, कितना मेहनत करके अपने टैलेंट के बेसिस पर। नाउ एक्चुअली यही सवाल तो हमने रखा था शुरुआत में कि जब कई सारे नेता उनके जजमेंट से उसको कोरिलेट करके उनकी काबिलियत पे क्वेश्चन करते तब दिक्कत खड़ी होती। फिर जो हर्षवर्धन कह रहे हैं कि फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपके सामने रख दिया। और नैतिकता एक ऐसा सब्जेक्टिव इशू है कि आज से 15 साल पहले की नैतिकता अलग थी, तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा तो सबको नैतिकता बहुत अच्छी लगती थी। आज अगर उसमें विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर कोई राज्यपाल काम कर रहा है या उसको अपॉइंटमेंट हो रहा है तो एक नैतिकता के पैमाने हो रहे हैं। लेकिन सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी बनता है कि ये शुचिता, ये समझता बनेगी कैसे, क्या इसका कोई रेमेडी है क्या? छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, इसी चर्चा को आप बढ़ाते हैं। आशुतोष जी आपके साथ। स्मिता आओ। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर M&M के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वो JC, KC और गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से शुरुआत की गई थी। तो इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। शुरुआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टीशन हुआ तो गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री के तौर पर शुमार हुए। और फिर JC, KC की तरफ से इस कंपनी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया और उसका नाम भी बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। बहुत गौरतलब बात यह भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ही आई थी। स्कॉर्पियो उसका नाम था। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना एक खुद का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आमतौर पे म्यूजियम ऑफ लिविंग हिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर कई सारे पुराने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या महिंद्रा की हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे कई सारे फैक्ट M&M से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ और फैक्ट लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी यानी कि मारुति के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो मारुति सुजुकी, जैसा कि नाम से तो लगता है लेकिन ये है नहीं सरकारी कंपनी। इसकी शुरुआत दरअसल सरकारी कंपनी के तौर पर हुई थी। बाद में इसका हिस्सा जो था वो इनकी विदेशी पार्टनर सुजुकी को बेच दिया गया था और आज ये पूरी तरह से एक विदेशी कंपनी के तौर पर कामकाज करती है। इस कंपनी के पहले MD जो थे वो संजय गांधी साहब थे। हालांकि वो इसकी जो ड्रीम कार थी उसको ड्राइव नहीं कर पाए, लेकिन वो पहले MD के तौर पे कंपनी के शुमार हुए थे। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो पहली मारुति गाड़ी जो थी वो डिलीवर की गई थी ग्रीन पार्क के एक रेजिडेंट को, जिनका नाम था हरपाल सिंह साहब। और उस गाड़ी की कीमत थी महज 47,500 रुपए के आसपास, यानी कि आज से ठीक 39 साल पहले जब ये पहली गाड़ी मारुति ने डिलीवर की थी तो महज 47,000 रुपए के आसपास की थी। और वो भी ग्रीन पार्क के एक सिटीजन साहब को, जिनको दी गई थी और उन्होंने आखिरी तक उस गाड़ी को अपने पास होल्ड भी किया। तो ये मारुति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे कुछ और फैक्ट्स लेकर आपके लिए। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज चर्चा हो रही है जस्टिस नजीब की नियुक्ति पे जो राज्यपाल हुई है अब्दुल नजीर साहब की, उस पर एक राजनीतिक चर्चा चली हुई है कि नहीं करना चाहिए था तुरंत। तो उस पर भी हम लोग थोड़ी देर बातचीत करते हैं। आशुतोष जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे बीच में? नहीं, मैं अश्विनी जी की एक बात से सहमत नहीं हूं और वो ये बात है कि जब वो कहते हैं कि जुडिशरी पूरी तरीके से निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से काम करती है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस बात के ढेरों उदाहरण इतिहास के अंदर है कि जब इमरजेंसी के ठीक पहले की बात है, उस वक्त जिस तरीके से जजेस ने रिएक्ट किया था, जिस तरीके जुडिशरी ने रिएक्ट किया, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया, और बाद में वो बहुत ही ऐतिहासिक स्टेटमेंट है जो इस वक्त के धनंजय चंद्रचूड़ के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा था कि जब इमरजेंसी के दौरान हम लोग डर गए थे तो उस वक्त उनकी निष्पक्षता कहाँ थी। और इसी तरीके से जुडिशरी की निष्पक्षता पर प्रश्न तो खुद जजेस ने खड़े किए। जब 4 जजेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, और उन्होंने जो शब्द कहते वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। उन्होंने कहा कि आज से 20 साल के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, जब हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे, हमारे पोते जब पूछेंगे,
तो हम क्या मुंह दिखाएंगे कि जब लोकतंत्र खतरे में था तो हम क्या कर रहे थे? ये किसी राजनेता ने नहीं कहा था, ये सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने कहा था, उनमें से एक सज्जन बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने थे। तो ये कहना कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष, मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, उनको भी ठीक करने की जरूरत है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और वो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने चूंकि ये काम किया था इसलिए बीजेपी को ये काम करना चाहिए, जस्टिफिकेशन सही नहीं है। यहां सवाल योग्यता का है ही नहीं, यहां सवाल प्रोप्राइटरी का है। और इसलिए मैंने जब जो अपने उदाहरण से बताया कि जज अब्दुल नजीर साहब एक बेहतरीन जज, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि आखिरी समय तक वो इस विवाद से उबर नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं यह बात उनको सालेगी कि उनकी ईमानदारी पर लोगों ने शक किया था। तो आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए नीरज जी, कहीं कोई विवाद है ही नहीं। आशुतोष जी ने 2 बार इंटरवेंशन किया। उनके पहले इंटरवेंशन के पहले वाक्य को अगर आपने गौर से सुना हो, उन्होंने क्या कहा था? मुझे तो खुश होना चाहिए कि बीजेपी ने एक मुसलमान को बनाया गवर्नर। इस तरह से अब इनके पास सीधा आक्रमण जो है, आक्रमण का स्कोप रह नहीं गया है, तो तिरछा आक्रमण ये करते हैं। क्या आरिफ मोहम्मद खान को हमने इससे पहले गवर्नर नहीं बनाया था? क्या हमारे राज्यसभा में गुलाम अली खटाना नहीं है जम्मू के? तो यही जिस प्रकार से ये तिरछा आक्रमण कर रहे हैं, यही एक कंटिन्यूटी है कि आपको जो है पूरी जिंदगी जो है जस्टिस नजीर को इसके साथ रहना पड़ेगा। आज 1 हफ्ते के बाद कोई इस बात को याद नहीं रखेगा, बल्कि जस्टिस नजीर की जो उनकी पर्सनालिटी है, उनका जो इम्पार्शियल नेचर है, उसकी वजह से वो जाना जाएगा। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्टिस नजीर के ऊपर एक ऐसा नैतिक दबाव बनाया जा रहा है कि वो बेचारे इस बोध से ही चिंतित रहे कि अरे देखिए मीडिया मेरे बारे में क्या कह रहा है, सोच रहा है। वो क्यों ऐसा सोचेंगे? नीरज, अभी देखिए, अभी आपकी की बातचीत, आप सोचते क्या दिन भर में कि अब मैं IBN7 में था तो मैं आपकी मदद करता? आप ऐसा सोचते क्या? आप नहीं सोचते? आप क्यों सोचेंगे? आप 1950 से लेकर आज तक के जजेस के नाम गिना दिए गए कि जिनको कांग्रेस पार्टी ने उपकृत किया होगा, तभी वो राजनीति में भी गए और फिर गवर्नर भी बने। तो मैंने कहा ना कि इतिहास की मेमोरी, हिस्टोरिकल मेमोरी इतनी शॉर्ट नहीं होती है कि आज नजीर साहब के बारे में चर्चा होकर खत्म हो जाएगी। हमें 1950 का भी उदाहरण सामने आ जाता, हमें हिदायतुल्लाह साहब का भी नाम याद आ जाता, हमें फैसल अली साहब का भी नाम याद आ जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के लिए भी जरूरी है कि न केवल न्याय हो बल्कि न्याय होते हुए दिखे। ये उनकी अपनी इंटीग्रिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। हर्षवर्धन जी, कालजयी सत्य होता है क्या कुछ? वैद्य जी ने क्या कहा था? नहीं नीरज जी, अभी तो आशुतोष जी के ही उदाहरण से बात करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ईमानदारी से आशुतोष जी ने जो बात कही है, और मैंने तो तभी कहा था कि बात खत्म हो गई, पॉलिटिकल पहलू मैंने समझा दिया, वो सबको समझ में आ गया होगा, उसी की चर्चा होगी। ये नियुक्ति उक्ति की चर्चा कोई करेगा नहीं, असली चर्चा वही होगी, होनी भी चाहिए हो। लेकिन क्या आशुतोष जी अब जब लौट कर डिबेट में आ गए हैं, राजनीतिक दल में चुनाव लड़कर हारकर बाहर होकर, और ये तक आरोप भी लगे, उन्होंने कई जगह सफाई भी दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्या हम में से कोई भी उनका इस वजह से सम्मान करना बंद कर देगा? क्या आज वो डिबेट में है तो हम उनके लॉजिक्स पर उनसे लड़ेंगे, या इसलिए लड़ेंगे कि कभी वो पत्रकार थे और फिर नेता हो गए थे? मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि प्रणव पंड्या जैसे उदाहरण हैं हमारे देश में, मना कर दिया उन्होंने, और बहुत से साधु संत हैं, बाबा लोग हैं जो चाह रहे हैं किसी तरह मिल तो जाए राज्यसभा। लेकिन यहां पर आकर मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए TN शेषन जैसा व्यक्ति था, बहुत शानदार, मतलब क्या याद है उनकी, उन्होंने तय किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, लड़ गए, और लड़े तो उसके बाद TN शेषन पर, वो हारा हुआ TN शेषन भारी पड़ गया उस TN शेषन पर जिसके आगे बड़े बड़े नेता पानी मांगते थे। ये उस व्यक्ति को तय करना है, एक पहलू। दूसरा, राजनीतिक दलों को अगर लगता है, और मैं निजी तौर पर ही मानता हूं, जैसे मुझे भी ये संकट लगता है कि भाई सच बात है कि आप कितना भी सच बोल रहे हो, हमेशा एक पक्ष में रहेंगे जब आप व्यू दे रहे हैं, चाहे वो जज हो, चाहे पत्रकार हो, या इवन कोई IAS ऑफिसर हो, और जाहिर है जब वो कहीं जाएगा तो उसको उसी से जोड़ के देखा जाएगा, भले वो ईमानदारी से काम करे, तो ये तो उसके ऊपर है। लेकिन अगर सचमुच ऐसा कोई नियम बनाना है तो क्या राजनीतिक दलों में मतैक्य है?
नहीं, अपनी अपनी वाली बेईमानी करनी है तो भैया अपनी अपनी वाली बेईमानी करोगे तो उस पर सिर्फ राजनीति होगी भाई। नैतिकता फालतू की बात है यहाँ, इससे बचना चाहिए। ये दर्शकों को भी समझ में आता है, देश के लोगों को भी समझ आ रहा है कि अपनी अपनी बेईमानी को जस्टिफाई करते हैं, वरना सचमुच इस पर बात करते हैं कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात आपने जो भी कही फखरुल साहब, एक चीज़ ये जो सवाल है कि नज़ीर साहब को अपने लिए तय करना चाहिए, और अगर उन्होंने ये तय किया है, उनको लगता है कि नहीं ये हमारे ऊपर ये चस्पा नहीं हो सकता, चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि वो फैसला ये फैसला, कि जैसे हर्षवर्धन कह रहे कि उन्होंने तय कर लिया कि भाई मैं ये व्यक्ति हूँ, मैंने ये किया है और मैं राज्यसभा स्वीकार कर रहा हूँ, तो ये तो 2-4 दिन की बहस खत्म हो जाएगी, मुद्दा फिर वहीं घूम के आ जाएगा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश का। जी देखिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी को नजीर जी के राज्यपाल बनने पे कोई आपत्ति इस नहीं है, लेकिन हम जो मांग कर रहे हैं, मैंने अपनी बात की शुरू में ही कहा कि जो विधि आयोग की रिपोर्ट है, जो सिफारिश है 1958 की, उस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए। क्यों नहीं हम एक कानून बना देते हैं कि जो रिटायर्ड जज होंगे वो राज्यपाल नहीं बनेंगे या किसी सरकारी पदों पे नहीं रहेंगे। हम तो इस बात को कहना चाह रहे थे और हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी का इस पे जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि कुछ लोग खाल पहने हुए हैं या जिनको लगता है कि वो उन्होंने मंदिर पे कोई फैसला दिया था या नोटबंदी पे कोई फैसला दिया था, हम उनके किसी फैसले पे उंगली नहीं उठा रहे। समाजवादी पार्टी ने पहले भी स्पष्ट कहा था कि जो राम मंदिर का निर्णय है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। तो जो निर्णय आ गया, हम तो समाजवादी लोग हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है वो दिवाली से पहले क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों चुनाव से पहले हो रहा है। हमारा सवाल नजीर जी के गवर्नर बनने पर नहीं, हमारा सवाल तो ये है कि मंदिर का निर्माण वो जनवरी में क्यों पूरा हो रहा है, वो दिवाली से पहले क्यों नहीं पूरा हो रहा है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग फखरुल भाई आप भी ना अजीब लॉजिक दे रहे हैं। देखिए अरे उसको बनने में समय लगेगा, नहीं दिवाली से पहले और वाजपेयी जी हटा जा सकता है। नहीं मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं भाई, राजनीति मंदिर पे थोड़ी है। अगर हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि मंदिर के लिए, मंदिर के निर्णय की वजह से हमको इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है। हर्षवर्धन जी का चश्मा अलग चीज है कि उनको एक ही पक्ष नजर आता है। उन्होंने उदाहरण भी दिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं फखरुल, ये गलत बात है। तो दोनों हमने अपनी जो शुरुआती रिपोर्ट दिखाई थी उसमें जितनी बाइट्स सुनाई थी नेताओं की, वो फैसलों को लेकर आलोचना कर रहे हैं। उस फैसले में सरकार की मदद के इसलिए गवर्नर बनाया गया। नहीं, फैसले हर्षवर्धन जी ने, भाई उनके 200-400 फैसले होंगे, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार के गिनाए भाई, मैं तो कह रहा हूं फैसले क्यों नहीं कहते जिसको कांग्रेस ने किया है, जो कांग्रेस ने रास्ता दिखाया है, जो 1958 की अगर विधि आयोग की सिफारिश को कांग्रेस ने मान ली होती तो आज हम और आप इस पे डिबेट ही ना कर रहे होते। तो हम तो इस बात को ही कह रहे हैं कि क्यों नहीं हम विधि आयोग की उस सिफारिश को मान लेते हैं। और कांग्रेस के लिए तो, वो भाजपा के लिए तो अच्छा मौका है। उनके नेता ही कहते थे कि जेटली जी का बयान है, तो उस बयान को ही मान लीजिए साहब। हम आज हम विपक्ष में अगर हम उस बात को कह रहे हैं तो कल आप भी उसी बात को कह रहे थे, तो हम आप दोनों मिलकर कहते कि कांग्रेस ने गलत किया था, तो आप सुधार दीजिए। आपके पास मौका है, भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है। जी जवाब ले हर्षवर्धन, जवाब संक्षेप में नहीं, सबके पास मौका है। मैं एक बात बस और जोड़ देता हूं, इसी में जब आप कहते हैं किसी सरकार के साथ कोई न्यायाधीश फैसले में आप आरोप लगाते हैं, उसके बावजूद बहुत से लोग होते हैं जो डिसेंट फैसले में देते हैं ना। बहुत से लोग कहते हैं कि ये फैसला हमें पसंद नहीं है। आरोप किसी पर नहीं लगा रहे हर्षवर्धन जी, नहीं गलत बात, न्यायालय कोई आरोप नहीं लगाया, गंदी आदत है, गलत बात है। मैं आपको बोल दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने माननीय उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के किसी निर्णय का फखरुल इस्लाम बात पूरी होने दीजिए ना। ये आपके अपने शब्द हो सकते हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, ना नजीर साहब के गवर्नर बनने का, ना माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी निर्णय का। हम किसी निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये सवाल मत उठाइए, अब उनको बोलने दीजिए। आपका हो सकता हमारा नहीं है। ठीक है, उनको बोलिए। हाँ हर्षवर्धन, कंप्लीट करो। फिर से मैं दोहरा रहा हूं नीरज जी, देखिए जब आप कहते हैं कि सरकार के साथ सब मिल गए, सब जज राज्यपाल बन जाना चाह रहे हैं, राज्यसभा चले जाना, तब भी सरकार का जो लगता है कि ये उसके खिलाफ फैसला है। हालांकि न्यायालय में तो न्याय के जो सामने होंगे या जो फैक्ट होंगे उसके आधार पर होगा।
अब सवाल यह है कि इसके बावजूद अगर आप कहते हैं, और मैं कहता हूं लोकतंत्र की खूबसूरती है, अलग अलग विचार के लोग न्यायाधीश बनते हैं, वो अपने अपने हिसाब से देते हैं और उनके सामने जो तथ्य होते हैं वो लेकर आते हैं। कई बार आता है कि वो न्यायाधीश दिखता दूसरी तरह से, यानी जो पब्लिक परसेप्शन है, लेकिन उसके सामने जो पुलिस या जांच एजेंसी फैक्ट लाती है उसके आधार पर वो निर्णय देता है। मुझे लगता है कि यहां जाकर ये बात समझनी चाहिए, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। नैतिकता निजी बात है, सरकार के तौर पर या राजनीति के तौर पर नहीं, नैतिकता निजी बात है। राजनीतिक दलों को या तो सबको ये तय करना पड़ेगा जी, दूसरे 30 सेकंड सर, 30 सेकंड आशुतोष जी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, वहां जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो रिटायर नहीं होते, वो या तो खुद हट जाते हैं या फिर वो मृत्यु पर्यंत बने रहते हैं। लेकिन वहां भी जब जजेस अपॉइंट होते हैं तो कुछ लोग कहते हैं रिपब्लिकन्स के जज हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने जो 2 वैकेंसीज हुई और 2 अपॉइंट किए। अब उसकी वजह से पूरे सुप्रीम कोर्ट का कैरेक्टर बदल गया। हमारे यहाँ अभी वो स्थिति नहीं है। अभी हम ये नहीं कहते कि बीजेपी का जज है या कांग्रेस पार्टी का जज है, फलाने का जज। मुझे लगता है कि एज ए इंस्टीट्यूशंस के प्रोटेक्शन के लिए, इंस्टीट्यूशन के ग्रैंडर के लिए जरूरी है कि इस तरीके के फैसले अगर ना हो तो बेहतर है। बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। ओके, यानी आगे संपादक जी लोग ना चुनाव लड़ पाए कहीं से, उनका मन हो जाए तो। मैं बिल्कुल आशुतोष जी, उस पे आशुतोष जी आप फंसा देंगे, संपादक जी लोग चुनाव लड़ेंगे ना, उनको पद्मश्री मिलेगा। जाने कितने लोग हैं संपादक जी लोग सब चक्कर में पड़े हैं। आशुतोष जी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई नहीं लड़ेगा चुनाव और न किसी को पद्मश्री मिलेगा। जला हुआ हूँ इसलिए फूक फूक कर पीता हूँ। मैं तो साफ कहता हूँ कि किसी भी सरकार को पद्मश्री या सरकार के द्वारा दिए हुए पद्म पुरस्कार या कोई पुरस्कार, साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रिटिकल होगा तो उसको नहीं मिलता। ये मैं आपको बता दूं, इसलिए, और हमेशा क्रेडिबिलिटी उसकी क्वेश्चन मार्क रहती है। जी चलिए, इसी के साथ हम शो समाप्त करेंगे। ये ऐसे विवाद है जिस पे अंतहीन चर्चा हो सकती है। कॉलेजियम की चर्चा होती है, फिर एनजीएससी की चर्चा होती है, और उसी से जुड़ा हुआ एक ये विषय कि जजेस की नियुक्ति होनी चाहिए। एक विचार ये भी जो फखरुल कह रहे थे कि बनाई नहीं जाए जज को, या फिर इसमें एक लंबी लिस्ट खुलेगी, फिर IAS को मत बनाइए, PSS को बनाइए। मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि हमारे देश में देखिए, बहुत बुरा ना लगे किसी को, लेकिन टैलेंट क्रंच है। अगर इतने योग्य लोगों को आप बाहर ही कर देंगे सिस्टम से कि ये कुछ काम ना करें, इतने सीनियर लॉयर्स कुछ काम ना करें, तो फिर शायद ठीक नहीं। हाँ, इसमें एक शुचिता और एक नैतिकता बनी रहनी चाहिए एक के तौर पे, जिससे कोई शक न करे या उठाए ना, ये ज़रूर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हर फैसले को चश्मे मतलब एक अलग एंगल से देखना भी शायद ठीक नहीं। ये सरकार को भी सोचना चाहिए और विपक्ष को भी, क्योंकि जो भी उदाहरण दिए जा रहे हैं वो राम मंदिर के फैसले से दिए जा रहे हैं, जो कि एक गलत है। नजीर साहब की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्मिता आओ।